अब का टॉपिक हमारा एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। देखो एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन यहाँ पे इसलिए बटा हुआ था ना, क्योंकि हर कोई इंसान यहाँ पे वोट नहीं कर सकता था। यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? देखो एक्टिव सिटीजन किसको कहेंगे और वोट कौन कर सकते हैं? ओनली मैन एवब, देखो यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, वोमेन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। समझ रहे हो बात को? केवल मैन। ओनली मैन एवब 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज। समझो यहाँ पे बात को ध्यान से समझो। जब नया संविधान हमारा लागू हुआ, थर्ड स्टेट ने जो नया संविधान बनाया था वो जो लागू हुआ हमारा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि टैक्स वाला सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कर भी दिया था उन्होंने, लेकिन एक सिस्टम में टैक्स अभी भी लागू था। वो टैक्स हमारा लागू था वोटिंग सिस्टम में। किसमें? वोटिंग सिस्टम में। और वोट केवल और केवल वही लोग दे सकते थे। पहली बात तो ये कि उसका उम्र 25 साल या 25 साल के ऊपर का होना चाहिए, पहला बात ये। दूसरा बात ये कि वो इंसान अपना जो टैक्स है ना, एक लेबर के 3 दिन का जितना वेज होता है ना, उतना यदि वो टैक्स पे करता है तो वो वोट दे सकता है। जैसे मान लो यदि हम कुछ समय के लिए, मान लो यदि हम कहाँ पे हैं, फ्रांस में हैं, हम वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो हमारे पास 2 कंडीशन है। पहला ये कि मेरा उम्र 25 साल या 25 साल के ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि फ्रांस में जो एक लेबर कमा रहा होगा अपना मजदूरी करके, उसका जो 3 दिन का जो सैलरी होगा ना, उस 3 दिन के सैलरी को यदि हम पे करते हैं एज ए टैक्स के रूप में, तब जाके हम वोट दे सकते हैं। जैसे मान लो यदि एक आदमी जो कि लेबर है, वो एक सप्ते में, मान लो एक दिन में उसका कमाई है 300 रुपया, तो 7 दिन में कितना हुआ? 2100 रुपया। 2100 रुपया हुआ ना। तो यदि हमको वोट देना है तो पहली बात तो मेरा उम्र कितना होना चाहिए? 25 साल या 25 साल के ऊपर का होना चाहिए। प्लस हमको यदि एक लेबर एक दिन में 300 कमाता है तो 3 3 3 जा 9, हमको 900 रुपये टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा, तब जाके हम वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे 900 रुपया किसका? 900 रुपया एक लेबर के वेज के 3 दिन का वेज। समझ के बात को? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे 900 रुपये ले लिए हैं, और भी कुछ अलग हो सकता है। तो जो इंसान एक लेबर के 3 दिन के वेज के जितना टैक्स पे करेगा, प्लस यदि उसका उम्र 25 साल या 25 साल के ऊपर है, तो वो जाके वोटिंग कर सकता है। उसके बाद फिर क्या है? दे वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। और जो लोग ऐसा करते थे वो लोग वोट भी कर सकते थे, प्लस उसको रखा गया किस सिटीजन की कैटेगरी में? एक्टिव सिटीजन उसको कहा गया। ठीक है, दे वेयर अलाउड टू डू वोट, और यही लोग क्या कर सकते थे? वोट दे सकते थे। तो आप आपसे यदि पूछे कि फ्रांस में वोट कौन दे सकता था, तो एक्टिव सिटीजन। और पूछे कि एक्टिव सिटीजन कौन थे, तो आपको ये तीनों पॉइंट बता देना है। ठीक है ना? तो एक्टिव सिटीजन में मेनली वही वोट दे सकते थे जो कि 25 साल या 25 साल के ऊपर का हो, और वो लेबर के 3 दिन के वेज के जितना क्या करता हो? टैक्स पे करता हो, तो वो हमारा एक्टिव सिटीजन कहलाएगा, और एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकता था। अब है हमारा पैसिव सिटीजन, जस्ट इसका उल्टा। अच्छा जरा बताओ हमको, क्या कहीं पे भी एक्टिव सिटीजन में वोमेन का बात हुआ है क्या? कहीं भी नहीं बात हुआ है। तो वोमेन हमारा किस में आ जाएगी? पैसिव में आ जाएगी, है ना? चलो देखते हैं जरा पैसिव में हमारा क्या है। ऑल मैन एंड ऑल वोमेन who do not pay taxes equal to at least 3 days of a labor's wage। तो वो सारे के सारे लोग, यानी कि पुरुष और महिलाएं, जो कि लेबर के 3 दिन के वेज के जितना यदि टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग रखे जाएंगे पैसिव सिटीजन के कैटेगरी में। समझ में आ रहा है? मतलब कि जस्ट एक्टिव ये क्या है? उल्टा है। उल्टा ही तो है, बस फ़र्क ये है कि एक्टिव में वोमेन नहीं था, इसमें वोमेन है हमारा। ठीक ना? तो जो इंसान फ्रांस में उस समय 3 दिन के लेबर के वेज के जितना टैक्स पे नहीं कर पाता होगा ना, वो वोट नहीं दे सकता था। ये सिस्टम था वहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पैसिव सिटीजन। उसके बाद दे वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ पैसिव सिटीजन, इसको पैसिव सिटीजन कहा गया। दे वेयर नॉट अलाउड टू डू वोट, इनको वोट देने का कोई अधिकार था ही नहीं। यानी कि ये अपने ना लीडर को चुन पाएंगे, और लीडर ना जाके नेशनल असेंबली के लीडर को चुन पाएंगे, नहीं चुन पाएंगे।
समझ गए? तो अब क्या कहीं पे भी एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन में कोई दिक्कत होगा? आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या है, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, यानी कि यदि आपको इलेक्शन लड़ना है, यानी कि हमारे इंडिया में क्या कौन इलेक्शन लड़ते हैं, या तो एमएलए या तो एमपी। स्टेट लेवल पे एमएलए और नेशनल लेवल पे एमपी। हालांकि नेशनल लेवल पे मतलब ये हो गया कि वो जाके पार्लियामेंट्री हाउस में बैठते हैं, और एमएलए हमारा कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में जाके बैठते हैं, है ना। तो यदि आपको या तो एमएलए या फिर एमपी बनना था उस समय पे फ्रांस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर। इलेक्टर का मतलब क्या, आपको यदि चुना जाएगा आपको, तो सबसे पहले एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली a member had to belong to the highest bracket of taxpayer। यानी कि आप चाहते हैं कि फ्रांस में हम उस समय पे जाके चुनाव लड़ें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर के कैटेगरी में आना पड़ेगा। इंडिया में वैसा सिस्टम नहीं है। हालांकि इंडिया में भी वो कुछ क्राइटेरिया है कि आपके पास जीएसटी का बिल होना चाहिए, है ना, आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, सारा प्रॉपर्टी आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाके जमा करना पड़ता है, तब जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन फ्रांस में सिस्टम अलग था। यदि आपको चुनाव लड़ना है, आप चाहते हैं कि लोग हमको वोट करें और हम जाके बाद में नेशनल असेंबली के लोगों को चुने, तो आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले कैटेगरी में आना पड़ेगा। पहला कंडीशन ये था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में बात होगा। किसके फीचर्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने था, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने जो बनाया था ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर्स था यहाँ पे देख लो। हालांकि 2-3 फीचर्स हम लोगों ने पहले ही देख चुका है ना। पावर, मोनार्क के पावर को रिड्यूस करना, प्लस मोनार्क के पावर को 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बांट देना, है ना। ये लोग कुछ फीचर्स हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ फीचर्स और हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो सबसे, हालांकि ये तो हमारा तीसरा चौथा फीचर्स हो सकता है, क्योंकि 2-3 फीचर्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो संविधान हमारा ये भी कहता था कि जो भी लोग हैं ना फ्रांस में, उनको मतलब आप कह सकते हैं कि इक्वल राइट, आप कह सकते हैं इक्वल राइट उसको मिलेगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है किस रूप में, वोमेन के रूप में। वोमेन यहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकती हैं, जरा सा भी नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात, वोटिंग राइट भी हर किसी को बराबर नहीं था, केवल और केवल पैसिव सिटीजन को था। लेकिन फिर भी ये कहा गया था, क्योंकि वोटिंग को यदि छोड़ दिया जाए, वोटिंग के अलावा जो है ना, हर एक लोग आपस में क्या है, बराबर है। समझ के बात को, वोटिंग में एक एक्सेप्शन था हमारा, समझ में आ रहा है। तो वोटिंग में एक्सेप्शन रहेगा, हमेशा रहेगा, उस समय पे था। लेकिन आगे फिर क्या होता देखते हैं। उसके बाद राइट सच एज द राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का अधिकार सबको है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का सबको अधिकार है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना विचार रखने का सबको अधिकार है। प्लस इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के नज़र में सब कोई क्या है, बराबर है। ये सारा का सारा राइट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फ्रांस के लोगों को, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर वेर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल राइट्स दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। तो इतना सारा जो राइट हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, ये सारा का सारा राइट उन सभी लोगों को दिया जाएगा जो फ्रांस के धरती पे जन्म लेगा। समझ के बात को, ऐसा नहीं कि आप क्लर्जी से हैं तो आपको राइट मिलेगा, आप थर्ड स्टेट से हैं तो आपको राइट नहीं मिलेगा, नहीं, ये सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। अब चाहे क्लर्जी में कोई पैदा हो, चाहे थर्ड स्टेट में पैदा हो, आप यदि फ्रांस की धरती पर जन्म लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से हर राइट मिलेगा। समझ के बात को, और वही सेम चीज़ हमारे आज भारत में है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है। और हाँ, और ये राइट कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। आगे फिर, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स नेचुरल। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल राइट क्यों कहा गया है? नेचुरल राइट का मतलब ये हो गया ना कि बाय बर्थ आपको ये मिल जाएगा, बाय बर्थ, और हर किसी को मिलेगा, ये नेचुरल है, मतलब समझ गए। तो और हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, मतलब कि गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक सिटीजन के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करे, यानी कि हर किसी को वो इक्वल राइट दे, है ना। कहीं पे भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो उसके बिहाफ में कोई अच्छा सा एक्शन लिया जाए,
इस प्रकार का यहाँ पे सिस्टम था। तो अब आपको मालूम चल रहा होगा कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कितना अच्छा था। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हम पहले क्लास में कहे थे कि फ्रांस एक ऐसा देश बना जो कि सबसे पहले डेमोक्रेसी को हासिल किया, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना तगड़ा था कि उसके उस कॉन्स्टिट्यूशन को अधिकतर कंट्री ने कॉपी करा है, अधिकतर कंट्री ने कॉपी करा है। उसमें से हमारा एक भारत भी है। हालांकि हर चीज़ हम लोगों ने कॉपी नहीं करा है, लेकिन अधिकतर चीज़ हम लोगों ने वहाँ से कॉपी करा है। समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा है रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। ये छोटा सा टॉपिक है, देख लो। यदि आपके पास बुक है तो नए वाले बुक में पेज नंबर है आपका 12, पेज नंबर 12। यहाँ पे कुछ सिंबल के बारे में दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ हमको, सिंबल का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। जैसे यदि आज कोई प्लेयर इंडिया से बाहर खेलने के लिए जाए, यदि उसके टी शर्ट के पीछे इंडियन फ्लैग लगा हुआ रहता है तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये इंडिया से बिलोंग करता है। चाइना से है तो चाइना से बिलोंग करता होगा। क्या है वो? एक सिंबल है जो कि हमको बता दे रहा है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, यानी कि कहाँ से बिलोंग करता है। तो वही बात है कि फ्रांस में कुछ ऐसे सिंबल थे जिसको कि लोग अपने प्रोटेस्ट के दौरान राजा के खिलाफ जब वो नारा लगाते थे ना, उसको वो लोग यूज किया करते थे। समझ गए बात को। तो कुछ सिंबल है यहाँ पे, देख लेते हैं उस सिंबल के बारे में, उसका मायने क्या क्या है। आपके बुक में भी ये सिंबल दिया हुआ है। सबसे पहला है ब्रोकन चेन। द ब्रोकन चेन, इसका मतलब होता है फ्रीडम, मतलब कि चैन तोड़ा हुआ, मतलब क्या, आज़ादी। देखो ऐसा लग रहा होगा ना कि चैन है उसे कोई तोड़ के बाहर निकल गया, मतलब कि परिंदे से बाहर निकल गया, वो एक पिंजरे में था, पिंजरे से बाहर निकल गया, मतलब ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? आज़ादी, यानी कि फ्रीडम को ये डिनोट कर रहा है। उसके बाद है द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फैक्सेस। द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फैक्सेस, यानी कि देखो यहाँ पे तीर वाला कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, तीर जैसा। तो ये हमारा क्या है? इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ इन यूनिटी, यानी कि एकता में ही बल है। जैसे देखो यदि इन सारे स्टिक को आप एक एक करके बाहर निकाल लें तो आपके लिए तोड़ना आसान है, लेकिन जब आप इनको एक साथ तोड़ेंगे तो तोड़ ही नहीं पाएंगे। ये कहानी आप बचपन में पढ़े होंगे, है ना। 4 के बेटा रहता है, एक किसान रहता है, चारों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। उसको एक हाथ में लकड़ी देता है, बेटा उसको तोड़ के दिखाओ, आसानी से तोड़ देता है। लेकिन जब बहुत सारा लकड़ी एक बार देता है तो वो तोड़ नहीं पाता है। तब उसके पिताजी उसको कहते हैं कि बेटा जब तक तुम चारों साथ में हो तब तक तुम लोगों को कोई भी हिला नहीं सकता है, तो तब तक तुम्हारा कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता है। समझ के बात को। वही चीज़ यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ इन यूनिटी, एकता में ही बल है, वही चीज़ को वो डिनोट कर रहा है। उसके बाद है फिर द आई विद इन अ ट्रायंगुलर रेडिएटिंग लाइट। देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें से एक आंख बना हुआ है ना, वो क्या डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है नॉलेज को। किसको? नॉलेज, यानी कि ज्ञान को डिनोट कर रहा है वो। ये चीज़, ये सिंबल है जो कि फ्रांस में उस समय पे यूज होता होगा, ठीक है ना। आगे फिर है हमारा स्कैप्चर। स्कैप्चर हमारा क्या होता है? देखो यहाँ के कुछ गदा टाइप लग रहा हो देखने में, गदा जैसा, है ना। स्कैप्चर क्या है? इट स्टैंड्स फॉर रॉयल पावर। रॉयल पावर का मतलब किंग के पावर को दिखाने के लिए। जैसे होता है ना, जैसे हम हमारे गांव में कोई इंसान देख स्कॉर्पियो ले ले तो उसके ऊपर ना मतलब 4 बार पहले गांव में घुमाता है स्कॉर्पियो को कि देखो हम स्कॉर्पियो लिए हुए हैं। मतलब क्या दिखाना चाह रहा है? वो अपने पावर को दिखाना चाह रहा है ना। वही सिंबल हमारा यहाँ पे स्कैप्चर का है। इसका मतलब होता है कि राजा के पावर को दिखा रहा है ये, ठीक है। आगे फिर अच्छा हाँ, इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे बजरंग बली, हनुमान जी जब गदा लेते हैं तो गदा उसका क्या है? पावर है ना, पावर को दिखाते हैं वो। एक गदा जिसको मार देते हैं तब तो फिर वो खत्म है ना। आगे फिर देखो स्नैक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। रिंग, देखो यहाँ पे है एक सांप है जो कि अपने पूंछ को खाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किस चीज़ के लिए? ये इटर्निटी के लिए है। इटर्निटी का मतलब समझते हो? इटर्निटी का आप यहाँ पे फिलहाल ये हालांकि इसका मायने तो बहुत बड़ा है। इटर्निटी का मतलब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि हर कोई आपस में क्या है? इक्वल है। जैसे देखो जो, चूंकि देखो यहाँ पे हमारा क्या है ऊपर में, फिश स्नेक का क्या? माउथ है। माउथ मतलब क्या? सबसे आगे। माउथ मतलब क्या? जो सबसे आगे है। और टेल मतलब कौन? जो सबसे पीछे है। लेकिन यहाँ पे एक सर्किल बन गया, जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे भी है। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि जो आगे है वो पीछे भी है, मतलब कि आपस में सभी क्या है? इक्वल है। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। रेड फायरियन कैप। रेड फायरियन कैप क्या है? जरा देखो यहाँ पे, रेड फायरियन कैप है, इट स्टैंड्स फॉर फ्रीडम।
आज़ादी, ये भी आज़ादी के लिए है। हाँ वही चीज़ है। तो फ्रांस के लोग जब राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करते होंगे ना, जब प्रोटेस्ट करते होंगे तो उस समय पे ये लोग अपना जो है ना ये रेड कैप पहनते होंगे। समझ रहे हो बात को? और ये रेड कैप का इम्पोर्टेंस आपको आने वाले क्लास में मालूम चलेगा। ठीक है, रेड कैप का इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल है। तो अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि रेड कैप मतलब फ्रीडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है फिर ब्लू, वाइट और रेड। ये क्या है? ये कलर है किसका? फ्रांस का। हाँ, नेशनल फ्लैग, नेशनल कलर ऑफ फ्लैग फ्रांस का। ये क्या है हमारा नेशनल फ्लैग का कलर है, ब्लू, वाइट और रेड। उसके बाद है फिर द विंग्ड वोमेन। विंग्ड वोमेन का मतलब, विंग्ड मतलब कौन? एक औरत है जिसके कि पीछे पंख लगा हुआ है। वो क्या दर्शा रही हैं? वो दर्शा रही हैं लॉ को, यानी कि नियम कानून को वो दर्शा रही हैं। और नियम कानून तो हर किसी के लिए क्या होता है? बराबर होता है। उसके बाद है फिर द लॉ टैबलेट। ये जो आपको यहाँ पे किताब दिख रहा होगा ना, ये लॉ टैबलेट है। ये क्या दिखा रहा है? चूंकि टैबलेट है, लॉ टैबलेट है, नाम से मालूम चल रहा है, जिसमें क्या लिखा होगा? लॉ के बारे में लिखा होगा, नियम कानून के बारे में लिखा हुआ होगा, है ना। तो ये क्या है? इट स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि नियम कानून के दायरे में हर कोई क्या है? इक्वल है, बराबर है। कोई डाउट इसमें? आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है हर एक चीज़? चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।